नमस्कार, इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया डेली लाइव के बेहद खास बुलेटिन भारत डेली लाइव में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और करेंगे पहली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक दूरदर्शी विचारक थे जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान के उनके दर्शन को एक सशक्त और समृद्ध राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा बताया। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में कहा कि प्रगति और एकता के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय का बलिदान और आदर्श आज भी देश के सामूहिक मिशन का मार्गदर्शन कर रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए उन्हें याद किया गया। तो लखनऊ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, राज्य सरकार के कई मंत्री और नेता ने मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित कार्यक्रम में पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर नेताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों और उनके अंत्योदय के दर्शन को याद किया। उन्होंने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने की उनकी सोच आज भी सरकार की नीतियों और योजनाओं का मार्गदर्शन कर रही है। तो कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत से एक बेहद दुखद और चौंकाने वाली खबर सामने आई, जहां टम्बलर रिच सेकेंडरी स्कूल में हुई अंधाधुंध फायरिंग की घटना में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 27 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में 2 की हालत नाजुक बनी हुई है और रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस के मुताबिक ये एक एक्टिव शूटर की घटना थी। जब पुलिस स्कूल परिसर में पहुंची तो 6 लोग मृत पाए गए। 2 अन्य शव दूसरी जगह से बरामद हुए, जबकि एक अन्य अस्पताल ले जाते समय उसने दम तोड़ दिया। और इसके अलावा एक घर के अंदर भी 2 शव मिले, जिनके इस घटना से जुड़े होने की आशंका जब जताई जा रही है। बताया यह भी जा रहा है कि संदिग्ध हमलावर भी मारा गया है। फिलहाल मारे गए लोगों की पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है। पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और जांच की जा रही है। तो दिल्ली के रोहिणी इलाके में खुले मैनहोल में गिरने से 32 साल के व्यक्ति की मौत हो गई। बिरजू मजदूरी करता था, जिसका नाम है, और 9 फरवरी से वह लापता था। 10 फरवरी को उसका शव रोड सेक्टर 32 में डीडीए की खुली जमीन में बने एक खुले मैनहोल से बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक व्यक्ति अपने दोस्तों के साथ सोमवार रात शराब पीकर लौट रहा था, तभी वो करीब 7:30 बजे मैनहोल में गिर गया। साथी के नशे में होने के कारण घटना की जानकारी समय पर नहीं दी जा सकी। अगले दिन होश आने पर उसने इस बारे में बताया, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। और करने वाली बात तो यह है कि कुछ दिन पहले जनकपुरी में भी एक युवक की गड्ढे में गिरने से मौत हुई थी। लगातार हो रही इन घटनाओं ने राजधानी में खुले मैनहोल और गड्ढों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। तो इस खबर पर हमारे साथ कृष्णा सोनकर, ब्यूरो चीफ दिल्ली, हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा, जिस तरीके से खुले मैनहोल में गिरकर युवक की मौत हुई है, इसकी खबर आई है, क्या कुछ ये पूरी खबर है, कब की खबर है, थोड़ा विस्तार से बताइए। बिल्कुल, राजधानी में ये दूसरा मामला है क्योंकि गड्ढे में गिरने से मौत हो गई। और आपको बता दूं, ये जो मामला है रोहिणी के सेक्टर 32 इलाके का है, जहां पर एक कालिका मंदिर है उसके पास का है। और ये जो घटना है वो बीते सोमवार की है। सोमवार के शाम को जो है दोनों जो नशे की हालत में घर वापस लौट रहे थे, जिनमें से एक 2 व्यक्ति है वो गड्ढे में गिर गया था, जो बिहार का बताया जा रहा है बिरजू कुमार। और आपको बता दूं कि जिस तरह से वो गिरा था, उसके बाद जो है मंगलवार जब वो गिरा, उसके बाद अगले पुलिस को सूचना मिली। सूचना के आधार पर दिल्ली पुलिस और फायर की गुजारिश वो मौके पर पहुंची। और उसके बाद जब मस्त ऑपरेशन चलाया गया तो उसको जब निकाला गया तो पहले से मृत्यु पाई गई। दिल्ली पुलिस जो है इस पर FIR दर्ज कर चुकी है। और उसके साथ जो उनके साथ व्यक्ति था वो भी मौजूद था जिस समय घटना घटी, बिल्कुल नशे में था। पुलिस की रिपोर्ट कहती है जब वो व्यक्ति उनके साथ आया था तो पुलिस के मत तो उसने उस मामले की जानकारी जो है उस टाइम नहीं बताई थी क्योंकि वो नशे में ज्यादा था। इसके अगले दिन जो है उन्होंने परिजन को बताया और परिजन ने जो है दिल्ली पुलिस से कंप्लेंट की। तो कहीं न कहीं जाकर जब देखा गया कि वो उसका ऑपरेशन किया गया तो वो मृत पाया गया। आपको बता दें बीते 2 घटना हो चुकी है जिस पर जो है विपक्ष पार्टी भी लगातार सवाल खड़ा कर रही है कि जो नाला है नाला खोल दिया जाता है। दिल्ली जल बोर्ड का जो कार्य है वो पूरी दिल्ली में, आपको बता दो, पूरी दिल्ली में जो है इसका काम चल रहा है।
और उसको देखते हुए जो है पूरे रोड से एकता में हम कई जगह गए ऐसे देखी सबसे बड़ी थी। इस तरह से देखा जाए कि लगातार जो है घंटे हैं वो साफ तौर से दिखाई दे रहे थे। और जो जिस तरह से जो बाइकर कार चालक है वो जब गाड़ी लेके जाता तो आगे रोड को बंद करने की लगातार दे रहा था। इससे पहले वो रोड को बंद नहीं कर रहा था, जहाँ की कॉर्न ऑफ करना चाहिए। जो जिसकी जो अधिकारी है उसका ये काफी की जिम्मेदारी है कि रोड को बंद कर दिया जाए, क्योंकि पूरी दिल्ली में जो है जलबोर जाने का जो कारण लगातार चल रहा है, इसको देखते हुए जो है अधिकारी की जिम्मेदारी बनती है कि वो मौके पर जो है इसका जायजा करें और जो जहाँ जहाँ गड्ढे वाला जो इलाका है जो काम चल रहा है उससे पहले जो लोग है उसको कॉर्न ऑफ कर दिया जाए। तो यही एक रीजन है क्योंकि लगातार जो है जो घटना है वो घटित हुई है। इससे पहले भी जो घटना घटित हुई थी उस पर भी तो दिल्ली पुलिस उस पर संगनमय कर रही थी कि तकरीबन जो एफआईआर है वो बहुत देरी से दर्ज की गई। और आज भी मामला देखा गया किस तरह से जो घटना होती है सोमवार को, लेकिन एफआईआर दर्ज होते पुलिस से मिल जाते। तो कहीं ना कहीं बीते हफ्ते भर में दो बड़ी घटनाएं हुई और दोनों में मेन होल में गिरने से, गड्ढे में गिरने से दोनों युवकों की मौत हो गई। सवाल ये होता है कि भाई इस हिसाब से इनका मरना ये तो फिर हत्या की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि अगर डीडी अपना काम नहीं कर रहा है और उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं हो रही हैं उसके बाद, तो फिर तो सवाल तो डीडीए पे खड़ा होगा और इसकी जिम्मेदारी कोई लेगा, मतलब कोई ना कोई तो लेगा ही। मतलब इसकी टोपी उसके सर और दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक कब तक चलाया जाएगा? किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना कृष्णा। बिल्कुल, ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है, जिम्मेदारी सरकार के मंत्री की बनती है जिनका दिन कार्य चल रहे हैं। तो तकरीबन उनको खाने देना चाहिए कि जिनके कार्य कर रहे हैं उसको सही तरीके से करें। उसको जहाँ ये गड्ढे नाले हैं वहाँ पर जो है वो बैरिकेड लगाने में काफी कोई गलती मात्रा है। हमने देखा किस तरह से हम रोड से चलते हैं तो वहाँ पर जो है गड्ढे है साफ तौर से दिखाई देते हैं और बाइक गाड़ियां हैं वो उसकी आवाजाही खुली रहती है। एक्चुअली एक तरह से जान को खतरा है कि यहाँ पर आए और रात वक्त होता है, लाइट की सुविधा भी नहीं होती, कहीं ना कहीं जो है हादसे का लोग शिकार हो जाते हैं। तो इससे पहले देखा जाए उसके लिए दिल्ली का मामला है, एक हिंदू नाला है वो था और उससे पहले जो घटना हुई थी उसमें एलसीबी की लापरवाही थी, जहाँ की लापरवाही इसमें जो है बोर्ड के अधिकारी पर जो है वो गार्ड गिरने के बाद सरकार में जो जिम्मेदार अधिकारी का कार्रवाई पूरा मैं जानकारी को बता दूं कि कार्रवाई की बात तो लगातार कार्रवाई कागजों तक सीमित है। कार्रवाई औपचारिक रूप से मीडिया के बयानबाजी पर मीडिया की कार्रवाई हम कर सकते जल्दी, लेकिन वो कार्रवाई अगर कार्रवाई होती सवाल ये भी होता है कि अगर एक कार्रवाई होती तो ये अगला मामला ऐसा हादसा ना होता। तो ये हादसे को फिर से दिया गया कि हादसा हो तो तकरीबन कहीं ना कहीं सरकार एक जिस तरह से प्रदेश सरकार का आदेश पूरी तरह से लागू करेंगे क्या अगर ये कार्य चल रहे हैं वहाँ पर सरकार की खुद जिम्मेदारी होनी चाहिए कि सरकार उसको सही रूप से देखभाल करे और आदेश दे कि जहाँ अगर ये कार्य चल वहाँ पर बैरिकेड लगा दिया जाए और रात में रोशनी की व्यवस्था कराए। क्योंकि सरकार बड़े बड़े दावे करती है, सरकार दावे कर रही है कि रोडों को सही बनाया जाएगा, नालों को अगर इससे सही बनाया जाए और वहाँ पर मौके हो रही है तो फिर किस बात की व्यवस्था है? ये सवाल तो कृष्णा अगर ये कोई ऐसा मतलब शहर होता जहां पर इस तरह की चीजें नहीं हैं तो समझ में भी आता कि ठीक है अभी वहां तक इस तरीके से विकास नहीं पहुंचा है। लेकिन अगर इस तरह की तस्वीरें दिल्ली से आएंगी, मतलब देश की राजधानी से आएंगी जहां पर प्रधानमंत्री से लेकर बड़े बड़े राजनेता नेता यहां पर रहते हैं और उसके बावजूद अगर इस तरह की तस्वीरें आएंगी फिर तो देश दुनिया तो देख ही रहा है ना कि भाई ये राजधानी का ये हाल है जहां पर मेनहोल खुला हुआ है, कोई किसी आदमी को पता ही नहीं है कि मतलब कहते ना वो जहां पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। ये तो वही हाल हो रहा है कि मतलब जहां कोई नहीं पहुंच पा रहा है वहां दिल्ली वासी पहुंच जा रहे हैं वहां पर। तो मतलब ये कितनी बड़ी बेइज्जती हो जाती है, कितनी विडंबना हो जाती है इस देश के लिए कि राजधानी का ये हाल है कृष्णा। बिल्कुल, देश की राजधानी है वो राजधानी का रहता हाल जिस तरह से आपको करने का प्रयास कर रहे हैं, जो सड़कों को निर्माण करके कहीं ना कहीं सरकार खुद सोचे क्योंकि राजधानी में अगर ऐसी प्रोडक्ट हो रही है तो बहुत बड़ी चीज है क्योंकि अपने में दूसरे राज्यों में भी ऐसे कार्य चलते हैं लेकिन वहाँ से इतनी खबरें नहीं आती है। लेकिन राजधानी तो एक हफ्ते में ऐसी 2 घटनाएं घटित हो रही है तो सरकार का धन्यवाद है क्योंकि साफ तौर पर बहुत तरह से लापरवाही भी बताया कि जो कार्रवाई जो बोलते हैं सरकार
सरकार के मंत्री आते हैं, वो मीडिया को बयान करते हैं कि कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन कार्रवाई केवल कागज तक होती है। आम लोगों को सिर्फ मीडिया के माध्यम से पता चल जाता है कि कार्रवाई होती है, लेकिन कार्रवाई हुई कहाँ पर है? अगर जब कार्रवाई होती है देश की राजधानी में, तो ऐसे द्वारा जिस तरह से हादसा हो रहा है, लगातार हादसा हो रहा है, तो राजधानी को बता दो शिवम कि राजधानी में हत्या तो अगर ये लापरवाही के साथ साथ हत्या के मामले भी सामने आ रहे हैं और उसके साथ साथ किडनैपिंग के मामले सामने आ रहे, तो कहीं ना कहीं सरकार को विचार करना चाहिए। राजधानी का हाथ कितना ज्यादा बिगड़ता जा रहा है जो कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। कई लोग क्या आते हैं, लोग जोन आपने जिस तरह से बिजली का इलाका है, वहाँ पर बिल्कुल साफ सुथरा इलाका है, वहाँ यानी न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल, तो वहाँ का इलाका बिल्कुल साफ सुथरा है। वहाँ कोई अगर बच्चा भी होता है, अगर कोई नाला भी होता है, वहाँ अगर कोई निर्माण कार्य करता है, वहाँ पे सरकार का तौर पे वहाँ के अधिकारी जो है उसको बैरिकेड लगा देते हैं, तो वहाँ से रोडों पर आवाजाही बंद हो जाती है, लाइट से होती है। लेकिन सवाल ये है, उस इलाके को छोड़कर, उस नई दिल्ली लुटियन जोन को छोड़कर ऐसे दूसरे इलाके वहाँ पर जो भी राजधानी का इलाका है, तो वहाँ पर ऐसी समस्या क्यों होती है सरकार की? क्या ये राजधानी दो में बट गई है? नई दिल्ली जो एनडीएमसी है उस वहाँ पर ऐसा लगता है कि ये राजधानी है, लेकिन यहाँ लगता है कि राजधानी है ही नहीं। यहाँ पर वारदात से भी अंजाम दिया जाता है, यहाँ पुलिस तरह से बदमाशों का खौफ है, यहाँ पर जो है लापरवाही बरती जा रही है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल सरकार पर बनता है, जो कि विपक्ष पार्टी भी आज खड़ा कर रही है। कृष्णा, जिस तरीके से ये मेन होल खुले हुए हैं, एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं, फिर सवाल ये खड़ा होता है भाई कि अगर आम जनता को दिखाई दे रहा है ये मेन होल, मीडिया को दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है, फिर डीडीए को क्यों नहीं दिखाई दे रहा? तौंधी हो गया क्या डीडीए को? कि डीडीए को समझ ही नहीं आ रहा है कि कहां पर मेन होल खुला हुआ है, कहां नहीं खुला हुआ है? बजट की कमी है, काम करने की नियति नहीं है, नियत में कोई कमी है, कहां समस्या आ रही है? क्यों इन मेन होल को बंद नहीं किया जा रहा है? क्या किसी बड़े दावत का इंतजार किया जा रहा है क्या कि जब तक बड़ी घटना नहीं होगी हम चेतेंगे नहीं? क्योंकि मीडिया का भी दबाव तो वैसे भी डीडीए पर और दिल्ली प्रशासन को बिल्कुल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, ये तो साफ तौर पर दिख रहा है। देखो शिव, आपको बता दो कि जिस तरह से सरकार तो कार्य का निर्माण कराती है, तो वहाँ का बजट पास होता है, वो बजट जो है वो ठीक पास होता है, ठेकेदार होते हैं इनके। अगर सरकार उनको सही तरीके से लागू कराए, सरकार मिलकर कि आपको ठेका दिया जाता है और उसको इस पर कोई भी लापरवाही नहीं करते, तो इनके जो सरकार खुद में निरीक्षण के लिए भेजते हैं ऊपर अधिकारी आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि अधिकारी देखने सभी इस मामले से लेकर तक ठेकेदार है। जो अधिकारी होते हैं, जो जल बोर्ड के अधिकारी यहाँ पर वो कहीं ना कहीं ढील छोड़ दी है, जिसकी तरह से आप देखिए किस तरह से सुविधा नहीं होती रात में। अगर यहाँ पर गड्ढे होंगे, खुले नाले होंगे, तो अक्सर सब हम जाते हैं, बिल्कुल भी सुविधा नहीं होती। कहीं ना कहीं खुद ना वहाँ बैरिकेड होते हैं, तो कहीं ना कहीं अधिकारी की गलती के साथ साथ सबसे बड़ी गलती सरकार की नीचे जो लेवल पे काम कर रहे हैं वहाँ अधिकारी को साफ तौर पर जो ये कार्य चल रहा है। ठीक है कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर पूरी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो खुले मैनहोल में गिरकर युवक की मौत हो गई, हफ्ते भर में दो की मौत, और ये हाल कहीं और का नहीं है, ये हाल देश की राजधानी दिल्ली का है, जहां पर मेनहोल खुले हुए हैं और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, क्योंकि अपने घर से कोई थोड़ी जा रहा है, जिसके घर से जा रहा है वो भुगतेगा। तो राजस्थान के दौसा जिले में नेशनल हाईवे 21 पर एक भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा खेलाई के पास उस समय हुआ जब एक कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर तोड़ते हुए दूसरी लेन में जा घुसी और इसी दौरान सामने से आ रही एक अज्ञात ट्रेलर ने कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि 4 लोगों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई, जबकि एक ने दौसा जिला अस्पताल में और दूसरे ने जयपुर में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि सभी मृतक कालाखो गांव के रहने वाले थे और शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और पुलिस ने पहुंचकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। फिलहाल मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। तो इस खबर पर हमारे साथ विनीत ठाकुर हमारे साथ ब्यूरो चीफ राजस्थान से जुड़ गए हैं। विनीत, शादी में जाते समय ये भीषण हादसा हुआ, कितने बजे हादसा हुआ, क्या कुछ इस पूरी घटना की आपके पास अपडेट है? थोड़ा विस्तार से बताइए विनीत। जी सर, मैं बताना चाहूंगा दौसा के सिकंदर थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 21 पर केलाई के पास मंगलवार की रात को स्विफ्ट डिजायर कार और ट्रेलर की आपस में भिड़ंत हो गई, जिसमें दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। वहीं इसमें 6 युवक घायल हुए थे जो कि मृतक हो चुके हैं। वहीं अभी
उनको अस्पताल में मोर्चरी के लिए रखवाया गया है। वहीं 2 घायलों को उपचार के लिए दौसा जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जहां जांच के बाद समयपुत्र राम सिंह योगी निवासी काला को मृत घोषित कर दिया गया है। वहीं जो 5 लोग थे उनको भी मृत घोषित कर दिया गया है और एक नवीन जो गंभीर रूप से घायल है वो अभी जयपुर को रेफर किया गया है। विनीत, जिस तरीके से ये घटना घटी, 6 लोगों की मौत की खबर आई, फिलहाल पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई है? और जो ये जिससे ये हादसा हुआ कंटेनर से जिसने टक्कर मारी, उसका ड्राइवर कहाँ है, वो किस स्थिति में है, क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई नहीं हुई, इसको लेकर कोई जानकारी? ये बताना चाहूंगा, सिकंदर थाने पर ड्यूटी पर तैनात एएसआई हेमराज गुर्जर ने बताया कि बनौरी के रानी बाग के पास शादी समारोह में शामिल होने के लिए 6 लोग गए थे, जो कि वापस जाते समय नेशनल हाईवे पर यह घटना हुई और वहीं जो ट्रक चालक था उसको भी गिरफ्तार में ले लिया गया है और जो 6 जो दोस्त थे वो मौके पर ही उनकी मौत हो चुकी है। ठीक, विनीत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के हाथरस से एक गंभीर सुरक्षा मामले की खबर सामने आई, जहां जवान अखिलेश की हत्या मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने इस घटना में लापरवाही के आरोप में कोतवाल सहित 3 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है। पुलिस अधीक्षक चिरंजीव नाथ सिन्हा ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। साथ ही 8 फरार आरोपियों पर इनाम की घोषणा भी की गई ताकि उन्हें जल्द ही गिरफ्तार किया जा सके। यह मामला 5 फरवरी को दिन दहाड़े हुआ था, जब सेना के जवान अखिलेश को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी उसकी। और पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी है और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित की गई। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नेता रोहित पवार ने महाराष्ट्र में हुए अजीत दादा के विमान हादसे को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिटेल प्रेजेंटेशन के साथ कई सवाल उठाए हैं और रोहित पवार ने बताया कि ये सवाल केवल हवा में नहीं बल्कि हर एक सवाल का आधार उनके प्रेजेंटेशन में स्पष्ट किया गया है। इस एक्सीडेंट में उन्होंने अपने चाचा को खो दिया और महाराष्ट्र में भी एक वरिष्ठ नेता को खो दिया। रोहित पवार ने कहा कि जब तक इन सभी सवालों के जवाब नहीं मिलते ये मामला जारी रहेगा। उन्होंने मीडिया से प्रेजेंटेशन देखने और डाउनलोड करने की अपील भी की। तो तेलंगाना के वारंगल जिले में आज स्थानीय निकायों के लिए मतदान हो रहा है और वर्धनपेटा नगर पालिका सहित कुल 123 शहरी निकायों, 116 नगर पालिकाओं और 7 नगर निगमों में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। आपको बता दें कि वर्धन्नापेट के फुस्को स्कूल जैसे मतदान केंद्र पर सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतारें देखी गई और इस बार का मुख्य मुकाबला सत्ताधारी कांग्रेस और बीआरएस और बीजेपी जनसेना गठबंधन के बीच माना जा रहा है। यदि किसी केंद्र पर समस्या हुई तो फिर पुनर्मतदान 12 फरवरी को होगा। वोटों की गिनती और नतीजों की घोषणा 13 फरवरी को होगी, जबकि नवनिर्वाचित वार्ड सदस्यों का शपथ ग्रहण 16 फरवरी को किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में देर रात उस वक्त तनाव की स्थिति बन गई जब केन बेतवा लिंक परियोजना से विस्थापित हो रहे ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। ढोडन गांव के लोग अपनी मांगों को लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे थे, लेकिन प्रदर्शन के दौरान हालात अचानक बिगड़ गए। आरोप है कि विस्थापन और मुआवजे से जुड़ी मांगों को लंबे समय से नजरअंदाज किया जा रहा है और इसी नाराजगी के बीच कुछ प्रदर्शनकारी उग्र हो गए और एसडीएम दफ्तर परिसर में पथराव शुरू कर दिया। स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा और वाटर कैनन का सहारा लेना पड़ा। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है और प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में जुट गई। तो केंद्र सरकार ने वंदे मातरम को लेकर नए दिशा निर्देश जारी कर दिया है, जहां पर गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक अब किसी भी सरकारी कार्यक्रम, सरकारी स्कूलों के आयोजन या अन्य औपचारिक समारोह में जब वंदे मातरम बजाया जाएगा तो उसके सम्मान में सभी लोगों को खड़ा होना अनिवार्य होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रीय गीत के रूप में वंदे मातरम का 6 छंद जो उसका शुरुआत का जो 6 छंद है वो 3 मिनट 10 सेकंड का संस्करण राष्ट्रगान जन गण मन से पहले बजाया जाएगा। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सम्मान और भावनाओं को सशक्त करना बताया जा रहा है। यह प्रावधान तिरंगा फहराने के अवसरों, राष्ट्रपति और राज्यपाल के आगमन और संबोधन, राष्ट्र के नाम संदेश और पद्म पुरस्कार जैसे नागरिक सम्मान समारोह पर भी लागू होगा। सरकार का कहना है कि इन दिशा निर्देशों से औपचारिक आयोजनों में एकरूपता और गरिमा सुनिश्चित की जाएगी।
तो राजस्थान के श्रीगंगानगर में नेशनल हाईवे 91 पर रोडवेज बस की टक्कर से स्कूटी सवार एक ही परिवार की 3 महिलाओं की मौके पर मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक युवती अपनी भाभी और पिंकी के साथ स्कूटी पर राय सिंह नगर आ रही थी। जैसे ही उन्होंने बस स्टैंड के पास स्कूटी मोड़ी, सामने से आ रही बीकानेर डिपो की रोडवेज बस ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि बस स्कूटी और महिलाओं को करीब 50 फीट तक घसीटती चली गई और 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। तीसरी युवती से जो है रास्ते में ले जाते समय उसने दम तोड़ दिया। हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया, जिसके खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो राजस्थान के भरतपुर में एक गर्ल्स हॉस्टल में अचानक हड़कंप मच गया। अलापुर स्थित आवासीय बालिका विद्यालय के छात्रावास में 13 छात्राओं की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इनमें से एक छात्रा की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक छात्राओं को सांस लेने में परेशानी, सीने में दर्द, घबराहट, बेचैनी और पेट दर्द जैसी शिकायतें हुई। अचानक बड़ी संख्या में छात्राओं की तबीयत खराब होने से स्कूल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में अफरा तफरी मच गई। सभी छात्राओं को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं मोहाली में आज निजी स्कूलों में बम की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। प्रशासन ने सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए तुरंत बच्चों को स्कूलों से बाहर निकालकर सुरक्षित घर भेज दिया। सूचना मिलते ही मोहाली पुलिस, बम निरोधक दस्ते और एंटी सबोर्ट्स टीम मौके पर पहुंची और सघन तलाशी अभियान शुरू किया। अब तक किसी भी स्कूल परिसर में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। पुलिस ईमेल के स्रोत की जांच कर रही है, जिसमें साइबर सेल की मदद ली जा रही है। स्कूल प्रबंधन ने अभिभावकों को बच्चों को सुरक्षित घर ले जाने या बस स्टॉप से कलेक्ट करने की जानकारी भी भेजी। तो बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।